बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग लूप पे बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिंग टाइप लूप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके जो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज होगी और इसकी वजह से जो आउटसाइड दी इस लूप के बाहर जो आउटसाइड ऑफ द लूप होगी मैग्नेटिक फील्ड वो इन टू द पेज होगी। और इसी लूप को अगर आप इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं और वो हमारे पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने ये लूप लिया है और इसको हमने मूव करवाया है इस तरह से कि मतलब कि हमारे पास ये जो इसका रिंग है, रिंग का हाफ पोर्शन पेज के एक तरफ चला गया है और हाफ पोर्शन पेज के दूसरी तरफ हमारे पास आ गया। ये इस तरह से इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया। तो उसकी अगर हम बात करें तो फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास वो जो हाफ पोर्शन हमारी तरफ था उसकी वजह से उसमें से करंट पास होके तो वो यहाँ पे इन टू द पेज चला जाता है, आउट ऑफ द सॉरी यहाँ से ये आउट ऑफ द पेज आ जाता है और यहाँ से ये हमारे पास ये जो लूप है ये आउट ऑफ द पेज हमारे पास करंट आ जाता है। तो इसका सेक्शनल एरिया की वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास होंगी। तो फील्ड्स इमर्जेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। जस्ट ये हमने यही किया है कि इसको रोटेट किया है इस लूप को, और रोटेट इस तरह से किया है कि ये पोर्शन जो है ये इसको हमने अपनी तरफ ले लिया है और मतलब कि अपनी तरफ से हमने इसको फ्लिपिंग कर लिया, अपनी तरफ रोटेट कर लिया। जस्ट 90 डिग्री तक इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन मिल जाएगी और इसी तरह से फील्ड भी जो है वो रोटेट हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास फील्ड की इंटरेक्शंस बन रही हैं। नेक्स्ट अगर आप ये देखें तो इसी चीज़ को वही आपने अगर रिंग को देखें वो रोटेटेड रिंग हमने यहाँ पे उसको ले लिया। तो अब इस फिगर से आपको कोई थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमने उसको रोटेट किस तरह से किया था और पेज के इनवर्ड जाने का और आउटवर्ड जाने का मतलब क्या है। और इसके गिर्द अगर आप आयरन फिलिंग्स को रख देते हैं तो होगा ये कि इसके में जब करंट पास होगा तो ये आयरन फिलिंग्स जो होंगी ये आप खुद को अरेंज कर लेंगी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इससे पहले यहाँ पे ड्रा की है ये वही मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और इसके पैटर्न हमें एक्सपेरिमेंटली भी यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि आपने जो फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग लूप। अब आपने डायरेक्शन बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो हमने यहाँ पे एरो लगा दी थी किस बुनियाद पे हमने ये एरो लगाए थे हम उसको बताना। वो हमारे पास राइट हैंड रूल है, इससे पहले भी हम इस चीज़ को कर चुके हैं। ये हमारे पास जस्ट एक रिव्यू के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। पॉइंट योर राइट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट एनी पॉइंट ऑन द लूप एंड लेट योर फिंगर कर्ल थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप। योर फिंगर्स आर इन देन पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी लीव्स द लूप। सो आपने ये काम करना है कि आपने करंट की डायरेक्शन में अपने जो थंब है राइट हैंड का थंब उसको ले लेना है और जो आपके पास कर्ल करना है अपने फिंगर्स को, तो जो फिंगर की डायरेक्शन होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो होगी। इसी तरह से अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर देते हैं करंट की डायरेक्शन में तो हमारे पास जो होगा थंब होगा वो हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमारे पास ये जो करंट कैरिंग लूप है ये एज अ मैग्नेटिक डाइपोल के काम करता है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास वही क्रॉस सेक्शनल एरिया है लूप का जो हमने इससे ऊपर ड्रा किया था। तो ये हमारे पास इसका नॉर्थ पोल है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो मर्ज आउट हो रही हैं। और ये हमारे पास एस साउथ पोल है जिसमें हमारे पास फील्ड लाइन्स हमारे पास आ रही हैं। इसी तरह परमानेंट मैग्नेट को अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है कि ये एक नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। ये एक डाइपोल बना देता है, मैग्नेटिक डाइपोल। सो अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, म्यू इज इक्वल टू आई ए। ये किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा उसके लिए आप इसको लेंगे कि आई ए। यहाँ पे हमारे पास ये जो ए है ये हमारे पास एरिया है इस हमारे पास लूप का, और ये आई जो है ये करंट जो इसमें से पास हो रहा है ये वो है। सो फ्रॉम नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन होगी म्यू की या डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो हमारे पास साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। इसी तरह अब अगर आप इसको देखें तो ये म्यू इज इक्वल टू आई है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगी। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एरिया। तो इस तरह से हम इसकी यूनिट ले लेंगे। द ऑन एक्सिस फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज। अब ये जो ऑन एक्सिस फील्ड है मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे जो फील्ड बनती है उसकी जो फार्मूला होगा वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 म्यू। अब ये म्यू जो है डाइपोल मोमेंट है और ये म्यू नॉट जो है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को किया था ओवर 4 पाई जेड क्यूब ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो इस तरह से ये आ जाएगी।
यहाँ पे हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल का पोर्शन है और ये कुछ इस तरह से है कि हमने फिगर ए को अगर आप ये देखें तो ये आई से लेके एफ तक ये हमारे पास एक लाइन है और हमने ये काम करना है कि इस लाइन की फुल लेंथ हमने अगर मेजर करनी है तो उसके लिए हम इसको स्मॉल पोर्शन डेल एस में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो तमाम पोर्शंस को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको इस पूरी जो लाइन है उसकी लेंथ मिल जाएगी। और अगर ये हम आप इसको कंटिन्यूस पोर्शंस ले लेते हैं तो इनकी जो एडिशन होगी उसको आप इंटीग्रेशन का नाम देंगे। तो समेशन जो होती है ये डिस्क्रीट एडिशन के लिए होती है और हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूस एडिशन अगर आपने करनी है तो वो इंटीग्रेशन के जरिए आप इसको कर देंगे और डी एस के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इन स्मार्ट पोर्शंस के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक लेट से कि हमारे पास ये जो ब्लू लाइंस हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और ये जो आई से लेके एफ तक ये हमारे पास एक लाइन है। तो इस लाइन के साथ इन मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन क्या होगी उसको अगर आपने ये देखना है तो उसके लिए फिर आप ये काम करेंगे कि आप इंटीग्रेट करेंगे बी डॉट डी एस को इस पूरी लाइन के ऊपर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस आप ले लेंगे तो आपको एक कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी फील्ड लाइन की वजह से इसके ऊपर। सो इसको हम नेक्स्ट में करते हैं। हमारे पास लेट से कि हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक लेट से कि अब यहाँ पे ये रैंडमली अरेंज्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके साथ अगर आप इसका रिलेशन देखें तो ये रैंडम है, किसी जगह पे ये इसको कट कर रही है, किसी जगह पे ये देखें ये इस लाइन के पैरेलल जा रही है और इस तरह से। तो दो पोर्शन दो आपके पास सिचुएशंस बनती हैं और वो ये बनती हैं कि अगर आपके पास बी फील्ड और ये जो डी एस स्मॉल पोर्शन आप ले रहे थे इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल बन जाएगा तो आपके पास इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस जो है वो जीरो हो जाएगा। उसकी रीज़न भी यही है कि आपके पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और इन दोनों के दरमियान अगर ये पैरेलल हो जाएंगे तो सॉरी ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इनका आंसर जीरो आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर इसके टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का मतलब ही यही होता है कि ये जो डी एस है वो बेसिकली टेंजेंट ही होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन वो वही होती है जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। तो अगर बी फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ जाती है तो उस केस में आपके पास जो आंसर आएगा वो बी इंटू एल आएगा। एल आपके पास लेंथ है और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो कंसिडर अ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इवेल्युएटेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑल द वे अराउंड अ वायर कैरिंग द करंट आई। अब आपने ये काम किया कि मैग्नेटिक फील्ड को पूरे जो है ना इस सर्कल के अक्रॉस अब आप इसको मेजर करने जा रहे हैं। दिस इज द लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज कर्व विच इज डिनोटेड बाय। अब इसके लिए अगर आप डिनोट करना चाहेंगे तो वो एक क्लोज इंटीग्रल आप लेंगे और बी डॉट डी एस ही आप इसके लिए लेंगे। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन पाथ इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब ये जो है ये एक रेडियस आर का एक सर्कल है जिसको आप इंटीग्रेशन पाथ के तौर पे ले रहे हैं। इससे पहले जो हमने इंटीग्रेशन पाथ लिया था वो ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है यहाँ से आई से लेकर एफ तक, लेकिन अब ये लूप है जो कि सर्कल में है। द इंटीग्रेशन स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स एट द सेम पॉइंट। ये जो इंटीग्रेशन है वो सेम पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर यहाँ से ये शुरू हो रही है इंटीग्रेशन और वापस हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसको हम इसलिए क्लोज लूप के तौर पे ले लेते हैं क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, दोनों हमारे पास सेम है। बी इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द इंटीग्रेशन पाथ एंड हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जो आपके पास बी जो है वो हमारे पास हर पोर्शन के ऊपर, हर पाथ के इस पाथ के ऊपर अलॉन्ग थ्रू आउट जो हमारे पास कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ले रहे हैं तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखें तो बिकॉज बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल वी कैन राइट दैट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू बी इंटू एल। आप इसको बी एल के तौर पे लिख सकते हैं और आपको ये बात पता है कि ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरे का पूरा ये जो लेंथ होगी ये बनेगी सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और ये जो आपके पास एल है इसका अगर आप 2 पाई आर पुट कर देते हैं तो आपको ये इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। क्लोज इंटीग्रल के ऊपर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 पाई आर क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ये जो एल होगा ये हियर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर आई ओवर 2 पाई आर। अगर आप यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको जो बी की वैल्यू मिलेगी वो आपके पास म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ तक अगर आपको एक चीज़ का आइडिया हो गया तो वेयर बी इज इक्वल टू समथिंग वेयर आई इज द करंट कैरिंग लूप थ्रू द हेंस दिस वन और इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस जो है वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। ये हमने इससे पहले इसको देख लिया है। तो म्यू नॉट आई के अगर इक्वल होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस जो हमारे पास अगर म्यू नॉट आई के इक्वल है तो इसको और इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो वेन एवर टोटल करंट I through passes through an area bounded by the closed curve, the line integral of the magnetic field around the curve is given by Ampere's law।
अब ये जो आपके पास यहाँ पे आपने लिया था, ये आपने एम्पियर्स लॉ के तौर पे इसको लिया था। बहरहाल हम इसको आगे देख रहे हैं। आई डजंट पास थ्रू द क्लोज पाथ। अब हमने ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये हमने क्लोज पाथ ले लिया है और ये हमारे पास कुछ वायर्स हैं जिनमें से करंट पास हो रहा है। हमारे पास ये जो I1 है, ये करंट पास, इसके अंदर I1 करंट पास हो रहा है, लेकिन ये हमारे एरिया के अंदर मौजूद नहीं है। द इंटीग्रेशन पाथ इज द क्लोज पाथ, ये हमने देख लिया। और उसके बाद दीज करंट पासेस थ्रू द बाउंडेड एरिया। अब ये 1, 2 और ये 3, ये जो करंट्स हैं ये इस एरिया के दरमियान से पास हो रहे हैं, जबकि ये करंट हमारे पास इस एरिया में पास नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे जो लेंगे वो I दैट इज पासिंग थ्रू इस दिस लूप, इसको हम यहाँ पे लेंगे। लिहाजा अगर आप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस करेंगे तो म्यू नॉट आई थ्रू आ जाएगा, मतलब कि इस लूप के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो हम यहाँ पे आई ले लेंगे, और बी डॉट डी एस जो है वो इस डी एस इस क्लोज इंटीग्रल इस सॉरी लूप के ऊपर हम एक क्लोज इंटीग्रल ले लेंगे, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि इन करंट्स की वजह से हमारे पास होगी। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, उसको हम सोलिनॉइड का नाम देते हैं। सोलिनॉइड बेसिकली अभी तक हम एक लूप को यहाँ पे स्टडी किया हमने, ये यहाँ पे अगर आप इसको इस फिगर में देख लें, सॉरी ये हमारे पास एक फिगर है, तो इसमें हमारे पास ये एक लूप है, या ये जो हमने डिस्कस किया ये एक लूप है। तो इसी तरह अगर आप एक वायर ले लेते हैं, उसको बाइंड कर लेते हैं स्प्रिंग की तरह, तो ये नंबर ऑफ लूप्स बन जाएंगे। ये यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह से ये नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास बन जाएंगे, और ये कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी, और इसको हम सोलिनॉइड का नाम देते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड विद अ सोलिनॉइड। A solenoid is a helical coil of wire with the same current I passing through each loop in the coil. Solenoids may have hundreds of thousands of coils, often called turns. अब एक सोलिनॉइड के अंदर हंड्रेड थाउजेंड्स और इस तरह से बहुत ज़्यादा टर्न्स भी हो सकते हैं, और इनको आप टर्न्स का नाम देते हैं, जो कि इसके अंदर लूप्स होते हैं उनको। समटाइम रैप्ड इन सेवरल लेयर्स। वो कई दफ़ा जो है इस तरह से होता है कि आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को रैप कर देते हैं, तो इस तरह से भी आप सोलिनॉइड बना सकते हैं। The magnetic field is strong and most uniform inside the solenoid. अब ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये आपके पास जो है आयरन फिलिंग है, ये बिल्कुल आपके पास अरेंज हुई हुई है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो ये हमारे पास इनसाइड सोलिनॉइड जो है वो एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। और आउटसाइड की अगर आप बात करें, विद मैनी करंट लूप्स अलोंग द सेम एक्सिस, द फील्ड इन द सेंटर इज स्ट्रांग एंड रफली पैरेलल। वो रफली आप उसको कह सकते हैं कि वो पैरेलल भी होती है टू द एक्सिस, ऑल्दो कि आइडियली वो पैरेलल नहीं होती, लेकिन रफली स्टेटेड जो है वो पैरेलल ही होती है। सो वेयर एज द फील्ड आउटसाइड द लूप इज वेरी क्लोज टू जीरो। जो आपके पास आउटसाइड लूप फील्ड होती है वो बहुत जो है ना वो हमारे पास होता है कि ये जीरो ही होगी, तकरीबन जीरो होती है, ऑल्दो कि आइडियली जीरो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा तक वो जीरो होती है। अब अगर आप एक सिंगल लूप की बात करें तो उसकी जो फील्ड है वो दरमियान में कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे वो कुछ इस तरह से है। लेकिन अगर आप 1, 2, 3 लूप्स इसी तरह के ले लेते हैं, तो उसमें आप ये देखिए कि एक लूप की वजह से जो फील्ड है वो, और ये इस लूप की वजह से जो फील्ड है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होकर आपको आंसर जीरो दे देंगी इस पॉइंट के ऊपर। जबकि यहाँ पे ये देखिए कि इसकी फील्ड भी इस तरफ है, इसकी फील्ड भी इस तरफ है, और इसकी फील्ड भी इस तरफ है, तो तीनों फील्ड्स एक दूसरे को एनफोर्स करेंगे, री एनफोर्स करेंगी, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जबकि आउटसाइड हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर आप ये देखिए तो हमने उसको अब बिल्कुल एक लूप को और उसके अंदर भी हमने फील्ड को यहाँ पे बना दिया है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि किसी भी सोलिनॉइड के अंदर मौजूद हैं। आउटसाइड सोलिनॉइड हमने जो बी फील्ड है उसको जीरो ले लिया है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो फील्ड मौजूद है, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड दिस सेक्शन ऑफ एन आइडियल इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो। अब हमने एज्यूम किया है कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड है हमारे पास, और इसकी जो फील्ड इसके अंदर होगी वो हमने यही एज्यूम किया है कि हमारे पास यूनिफॉर्म भी होगी। अल्दो कि अगर ये रियल होगा तो इसकी ना ये इनफाइनाइट हम बना सकते हैं और ना ये रियल बना सकते हैं, लेकिन हम ये इस वक्त एजम्पशन कर रहे हैं कि ये रियल, ये एक आइडियल है सोलिनॉइड है, और इसकी फील्ड इनसाइड जो है वो यूनिफॉर्म है और आउटसाइड जो है वो जीरो है। So no real solenoid is ideal, but a very uniform magnetic field can be produced near the center of the tightly bounded solenoid whose length is much larger than its diameter. जिसकी लेंथ वो डायमीटर से बहुत लंबी है, उसको हम इनफाइनाइट ले सकते हैं, और उसमें हम यूनिफॉर्मली किसी हद तक यूनिफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की।
द फिगर शोज क्रॉस सेक्शन थ्रू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड। जो आपके पास फिगर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर अगर आप इस फिगर को देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक लूप है। अब इस सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एक लूप को कंसिडर कर लेते हैं, ताकि उस लूप के ऊपर हम अपनी वही क्लोज इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने स्क्वायर लूप यहाँ पे ले लिया है। अब स्क्वायर लूप को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका जो पोर्शन है वो तो आउटसाइड है, तो इसकी वजह से तो इसके अंदर तो हम इसके ऊपर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कोई आंसर मैग्नेटिक फील्ड का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। हमने एज्यूम कर लिया कि वो जीरो है। अगर आप इस लेंथ की बात करें और इस लेंथ की बात करें, ये दो लेंथ जो है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और हमने इससे पहले बात कर ली कि अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ds की होगी तो उस केस में आपके पास जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो इंटीग्रेशन का वो जीरो आएगा। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इस पॉइंट इन दो लाइन्स के लिए तो सेम, मतलब इन दो जो इसके सेक्शंस हैं या इन दो जो साइड्स हैं उनके लिए हमारे पास उसका इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस का आंसर जीरो आ जाएगा। अब रही बात ये हमारे पास जो लेंथ है इसकी, तो इस लेंथ को अगर आप ये देखें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी सूरत में हमारे पास आएगा आंसर, और इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस हम देंगे इज इक्वल टू बी एल। अब इसकी जो लेंथ होगी एल, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसको लिया है लेंथ को, वो आ जाएगी और बी आ जाएगा, और हम इसको कह देंगे कि म्यू नॉट एन आई। अब हमारे पास अगर आप इसमें से देखें इस लूप में से तो एन नंबर ऑफ लूप्स, अब इसमें तो हमें नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 या आप इसको 5 कंसिडर कर ले सकते हैं कि 5 लूप्स पास हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, 5i आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये भी हम इसको इनफाइनाइटली लार्ज ले लेते हैं और एक बहुत बड़ा सा ले लेते हैं या आर्बिट्ररी ले लेते हैं, तो उस केस में ये होगा कि आप इसका फार्मूला जो लिखेंगे इस लूप के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो एन आई है। एक लूप की वजह से जो करंट है उसको जितने लूप्स मौजूद हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इस लूप के अंदर से जो करंट पास हो रहा है इस रेक्टेंगुलर जो लूप है इसका हमारे पास यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था, तो हमारे पास जो क्योंकि एन नंबर ऑफ लूप्स हैं तो हम म्यू नॉट एन आई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एम्पेयर्स लॉ अपने सोलिनॉइड के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। Along the top the line integral is zero since b is zero, हमने ये बात सारी डिस्कस कर ली। Along the sides line integral is zero since the field is perpendicular to the file। अब इसकी बात हो रही है कि वो फील्ड परपेंडिकुलर है तो जीरो। Along the bottom the line integral is simply bl, अब इसके अक्रॉस जो है वो bl हो जाएगा। और सॉल्विंग फॉर b इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड सोलिनॉइड के लिए अगर आपने सॉल्व करना है तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर एल। ये जो आपने इससे पहले फार्मूला इनको देखा, ये हमारे पास bl और ये म्यू नॉट एन आई है, तो अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू निकालना चाहें म्यू नॉट एन आई ओवर एल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये कि जो कैपिटल एन है इसको हमने स्मॉल एन के साथ रिप्लेस कर दिया और इसको हमने डिफाइन किया एन इज इक्वल टू एन ओवर एल इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल एन है ये टर्न डेंसिटी भी आप इसको कह सकते हैं, एक तरह से टर्न लीनियर डेंसिटी भी कह सकते हैं, ये जो भी आप इसको कहें, मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक यूनिट लेंथ के अंदर जो मौजूद हैं, लिहाजा आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक MRI मशीन है जो कि बेसिकली एक सोलिनॉइड ही होता है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि 100 एम्पियर करंट। अब ये इसकी पूरी डिटेल्स के साथ अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो 1.0 मीटर लॉन्ग MRI सोलिनॉइड 1.0 मीटर अगर आपके पास एक है, जनरेट अ 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस सच ए लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, द सोलिनॉइड इज रैप्ड विद सुपर कंडक्टिंग वायर्स दैट कैन carry a 100 ampere current. How many turns of wire does the solenoid need? अब ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि 100 एम्पियर करंट चाहिए एक मतलब कि MRI मशीन को, और उसमें जो हमारे पास जो लेंथ है उस MRI मशीन के सोलिनॉइड की वो 1 मीटर है, और वो जो है वो 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए आप ये बताएं कि हमें कितने टर्न्स लगाने होंगे ताकि हमें ये तकरीबन ये सारी चीज़ें 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड उसमें से मिल जाए। ये उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी स्पेसिफिकेशन ये हैं, उस MRI मशीन की जिसकी स्पेसिफिकेशन ये हैं, उसके अंदर कितने टर्न्स मौजूद होंगे, तो वो हमने फाइंड करने हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि n इज इक्वल टू, अब आप इसी फार्मूले को जो हमने ऊपर यहाँ पे ड्राइव किया है इसको आप n के लिए सॉल्व कर लेंगे, और n के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई बी ओवर म्यू नॉट आई आप इसके पास आ जाएगा, और आप तमाम अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो 59500 टर्न्स आपको मिलेंगे, 9500 टर्न्स आपको मिलेंगे, जो अगर आप माइंड इस तरह से कर देते हैं और उनको 100 एम्पियर करंट पास करवाते हैं तो 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जनरेटिंग एंड MRI मैग्नेटिक फील्ड, सो
अब आपने खुद जो है ना इसको, अब आपके लिए एग्जांपल है, ये असेसमेंट है, आपने इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलेनॉइड लुक्स लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट। ये हमारे पास जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बार मैग्नेट है हमारे पास, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। हम इससे पहले बहुत दफ़ा इसको ड्रा भी कर चुके हैं। और ये देखिए कि सोलेनॉइड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बार मैग्नेट की है। तो मतलब सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। अब इसमें भी वही है कि आपने अगर इसके डायरेक्शन बतानी है कि नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ पोल किस तरफ है, तो आप जस्ट अपनी फिंगर्स को कर्ल करने करंट की डायरेक्शन में, और जो नॉर्थ पोल होगा वो आपके थंब की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हो जाएगी। अब एक एक्सपेरिमेंट है। आफ्टर द डिस्कवरी दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड द एम्पियर सेट अप टू पैरेलल वायर्स। अब उसने दो वायर्स को रखा, तो मतलब पैरेलल वायर्स को रखा, उनमें से करंट पास करवाया, और करंट जब पास करवाया तो ये देखिए कि इसमें से इस वायर में करंट आपके पास यहाँ पे आई है, इस तरफ डायरेक्शन है, और दूसरे में भी आपके पास इस डायरेक्शन है। लाइक करंट्स अट्रैक्ट। अब ये देखेंगे कि इन दो वायर्स में से जब आप करंट पास करवाएंगे तो ये दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर उनका करंट एक ही डायरेक्शन में हुआ तो। इन द सेम वे अगर उनका करंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पे एक का करंट इस तरफ है, इसका करंट इस तरफ है, तो ये दूसरों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट करंट्स रिपेल, क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो फोर्स अप्लाई करती हैं। अगर हम करंट कैरिंग वायर्स को मतलब उनमें उनकी वजह से जो एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है या अप्लाई होती है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे I1 है जो करंट इसमें से पास हो रहा है, और I2 जो है ये दूसरा करंट है जो वायर 2 में से पास हो रहा है। और हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इसको अपने राइट हैंड रूल को देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ दी पेज हमारे पास आ रही है इस वायर की वजह से। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B2 क्रिएटेड बाय I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, आउट ऑफ दी पेज आ रही है। इसी तरह I1 की वजह से भी जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड होगी वो भी हमारे पास आउट ऑफ दी पेज आ रही होगी। अब अगर आप इस पोर्शन को देखते हैं तो इसमें I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द पेज जा रही होगी, और I1 की वजह से भी जो है वो फील्ड होगी वो इनटू द पेज जा रही होगी। लेकिन अगर आप ये दरमियान वाले पोर्शन को देखते हैं, ये जो दरमियान का पोर्शन है, इसमें आप ये देखिए कि आपके पास इस I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रही है आउट ऑफ द पेज ये, और I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज जा रही है यहाँ पे, ये वाली फील्ड। तो आप यहाँ पे इसको देखिए कि आपके पास इस वजह से अब आपके इन दो इंट्रैक्शंस की वजह से अब ये होगा कि आपके पास F2 on 1, अब ये जो आपके पास 2 जो है वो 1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में आपके पास लगा रहा होगा, और ये जो आपके पास यहाँ पे है ये आपके पास जो फोर्स लगा रहा होगा F2 on 1, अब 1 on 2 सॉरी ये F1 जो है इसकी वजह से 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। इसी तरह ये आपके पास F2 on 1 और F1 on 2, तो इस तरह से जो हमारे पास दो फील्ड्स जो वायर्स होंगी वो आपस में अट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड V1 का ये तो हो गया। F पैरेलल वायर्स, अब जो है 4 ड्यू टू पैरेलल वायर्स उसको आप क्या लेंगे, I1 L B2। अब I1 जो करंट I1 है उसकी जो लेंथ है वो L आपने ले ली, और क्योंकि हमने दोनों वायर से इक्वल लेंथ के लिए तो हम इसको L1 L2 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने L ले लिया। और ये जो B2 है मतलब कि इस वायर के ऊपर जो B2 इसकी वजह से इस मैग्नेटिक इस फोर्स फील्ड की वजह से जो करंट फोर्स जनरेट होगी उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह I1L म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई B। अब ये जो B2 है आपने उसकी यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल ये इस तरह से है। और उसके बाद म्यू नॉट L I1 I2 ओवर 2 पाई D। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो I1 I2 ओवर 2 पाई D आपको दोनों वायर्स के दरमियान जिनमें करंट I1 और I2 पास हो रहा है उनकी लेंथ L है, उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो आपको मालूम हो जाएगी कितनी है। अब आपने ये बात ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास जो L है दोनों के लिए वो सेम है, और ये दोनों D डिस्टेंस अपार्ट हैं, एक दूसरे से D डिस्टेंस के तौर पे दूर हैं। इसी तरह अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं करंट्स को, तो हमारे पास ये जो करंट आई है इसकी वजह से जो हमारे पास फील्ड जनरेट हो रही है वो यहाँ पे जो है वो आउट ऑफ द पेज होगी I1 की वजह से।
और यहाँ पे जो होगी वो इन टू द पेज होगी। इस वक्त जो है वो हमने यहाँ पे जो ड्रा की है वो I1 की वजह से ये फील्ड ड्रा की है, और यहाँ पे जो हमने ड्रा की है ये I2 की वजह से फील्ड ड्रा की है, जो दोनों यहाँ पे I2 की वजह से इनटू द पेज जा रही है और यहाँ पे I1 की वजह से इनटू द पेज जा रही है। और अगर आप इसको दरमियान में देखें, दो वायर्स के दरमियान में देखें, तो अब आप यहाँ पे देखें कि I2 की वजह से जो फील्ड है वो इनटू द पेज जा रही है और I1 की वजह से भी इनटू द पेज जा रही है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये दोनों इस तरह से, और ये फिर इस वजह से हमारे पास यहाँ पे F12 मतलब आपके पास जो वन करंट है, वन वाली वायर है, वो अपने करंट की वजह से इस दूसरे के ऊपर आपके पास फोर्स अप्लाई करेगी। सो इसका फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो F पैरेलल वायर्स इज इक्वल टू I1L V2, सेम आपके पास है I1L म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई D, और इस तरह से आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। सो फोर्सेज ऑन द करंट कैरिंग लूप, ये भी आपके पास आप इसको टू फिगर्स शोन अल्टरनेटिवली बट इक्विवेलेंट वेज टू व्यू मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लूप्स, करंट लूप्स। अब दो करंट लूप्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स होगी, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो करंट है वो इन टू द आउट ऑफ द पेज आ रहा है और यहाँ से इन टू द पेज जा रहा है, और ये दोनों की तरफ जो करंट है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसी तरह वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इनमें से आपस की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इसको अपोजिट पोल्स के तौर पे ले लेते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से होगा कि ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं और ये रिपेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो नॉर्थ पोल बनता है वो उस तरफ बनता है और साउथ पोल इस तरफ बनता है, तो इसकी वजह से जो नॉर्थ पोल बनता है वो इस तरफ बनता है और साउथ पोल इस तरफ बनता है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास इसको अगर आप डिटेल्स के साथ देखना चाहें तो लूप को और वायर के दरमियान जो फील्ड है वो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।